हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी काउंसलिंग डेट के बारे में और काउंसलिंग के डिफरेंट प्रोसेस के बारे में। और सबसे बड़ा डाउट कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स कब और कैसे सबमिट करवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन सबमिट होंगे या ऑनलाइन सबमिट होंगे। और बच्चों का एक सबसे कॉमन डाउट होता है कि क्या हम एम्स नर्सिंग के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं क्या। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ, जिसमें आपको काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड डाउट, और बच्चों को डाउट होता है कि मेडिकल कब होता है और मेडिकल में क्या क्या चेक होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल अलॉटमेंट कब होता है, हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है, और हॉस्टल में हम कब से रह सकते हैं, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, और हॉस्टल में हमें क्या क्या सामान लाना होता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद भी यदि आपको डाउट रहते हैं तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, जो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल की कि काउंसलिंग का शेड्यूल कब तक आ जाएगा और काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो 5 to 10 डेज़ में आ जाएगा। 5 to 10 डेज़ में आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के कितने दिन बाद हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। सबसे पहले आपकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको ऑनलाइन अपनी डिटेल्स वो फिल करनी होगी। आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, आपको अपने एम्स, जो आपको एम्स चाहिए होगा उसकी चॉइस फिल करनी होती है कि हमें अपना एम्स ये चाहिए। तो प्रायोरिटी वाइज आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग एम्स फिल करने होंगे। जो आपको एम्स अलॉट होगा उसका आपको ऑफलाइन जो प्रिंट है वो लाना पड़ेगा। जब डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा तो उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लाने होंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स यहीं पे सबमिट हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका ऑफलाइन होता है। अब बच्चों को डाउट है कि ऑफलाइन होता है तो हमें कहाँ जाना होगा ऑफलाइन के लिए। जो आपको एम्स अलॉट होगा वहीं पर आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं ऑफलाइन। अब एम्स अलॉट होगा ये कैसे पता चलेगा, तो जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी ऑनलाइन आपकी जो डिटेल्स फिलिंग होंगी, आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो उसमें आपको एम्स अलॉट हो जाएगा और आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा एम्स की साइड से जो आपको अलॉट हो रहा है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपको जहाँ पर एम्स अलॉट हुआ है वहाँ जाकर ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स उस टाइम वहीं पर ही सबमिट हो जाएंगे। बच्चों को डाउट होता है कि मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। तो आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो है आपकी 12th की मार्कशीट। बच्चों को डाउट है सीबीएसई और आरबीएसई, तो जो भी आपके पास अपनी 12th की मार्कशीट है सीबीएसई बोर्ड से हो या आरबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, वो आपको वहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करवानी है, ना कि उसकी फ़ोटोकॉपी। आपको अपना एडमिट कार्ड, मैंने आपको जब एडमिट कार्ड आया तब भी बोला था कि आपको एक एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपी रखनी है जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पर सबमिट करवानी होगी, ओरिजिनल कॉपी। उसके अलावा आपका जो स्कोर कार्ड था, अभी जो स्कोर कार्ड आपका प्रोफाइल पे आया है वो आपको उसके साथ लेके जाना है। और अलॉटमेंट लेटर आपको काउंसलिंग के टाइम पर मिल जाएगा, वो आपको उसकी प्रिंट लेके जानी है कि आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। उसके अलावा आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहाँ पे लेके जाने हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बोलोगे कि वो तो अभी अपलोड हुए थे, तो वो ऑनलाइन अपलोड हुए थे, उसमें आपको पता चल गया कि आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हुआ है या वेरीफाई हो गया है। यदि वो वेरीफाई हो गया है तो आपको वहाँ पे वो ऑफलाइन सबमिट करवाना होगा। यदि वो रिजेक्ट हुआ है तो फिर आपको जो सीट मिलेगी वो जर्नल की कैटेगरी से मिलेगी। बच्चों को डाउट होता है कि मैम हमारा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया तो क्या हमारा सिलेक्शन कैंसिल हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीट मिलेगी, बट जो आपको सीट मिलेगी वो आपको अपनी कैटेगरी से ना मिलकर जर्नल की कैटेगरी से मिलेगी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा लॉस हो गया, क्योंकि जब आपकी रैंक मान लो 200 है तो यदि आपको 200 में ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी में आपको एम्स दिल्ली मिल रहा था तो आपको जर्नल में वो वाला नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए बताया है कि आपका थोड़ा सा ये लॉस हो सकता है आपके एम्स प्रायोरिटी टाइप में।
हम बात करेंगे, हमने बात की काउंसलिंग शेड्यूल की, जो आपका 15 जुलाई तक आ जाएगा और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में हमने बात की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितना टाइम मिलता है हमें, तो हमें 2 to 3 डेज़ का टाइम मिलता है। वो आपके पास डेट आ जाएगी। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों के लिए अलग अलग से होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और आपका जो मेडिकल है वो भी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए अलग अलग से होता है। मेडिकल भी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 2 to 3 डेज़ में टाइम मिलेगा। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद, आपको एम्स अलॉट होने के बाद आपको 2 to 3 डेज़ का टाइम मिलेगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हो। वो आपके पास आपके लिए डेट आ जाएगी काउंसलिंग शेड्यूल में। जब आप फिर बोलोगे कि मैम डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए बुलाते हैं। उसके नेक्स्ट डे या उसके 2 दिन बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाते हैं, और उसी टाइम पे आपकी फ़ीस भी सबमिट होती है। फ़ीस के लिए मैंने आपको बताया था, आपकी जो टोटल फ़ीस होती है वो होती है 3165। ये आपकी टोटल फ़ीस है एम्स की, जिसमें आपका हॉस्टल भी इंक्लूड होता है। मैं मेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली हॉस्टल रूम्स की बात कर रही हूँ। इसमें हॉस्टल रूम्स भी आपके मिक्स होते हैं। एकेडमिक फ़ीस भी इसी में आ जाती है आपकी 3165 में। तो ये उसी दिन जब मेडिकल होगा तो आपकी फ़ीस भी सबमिट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। तो मेडिकल में हमारी आई चेकअप होती है, हाइट वेट होता है, और नॉर्मल टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि मैम मेडिकल में यदि मेरा आई नंबर ज़्यादा है तो मुझे निकाल तो नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नॉर्मल मेडिकल चेकअप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, बच्चों को डाउट था कि हम नीट की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं क्या। तो हाँ, आप एम्स नर्सिंग के साथ में नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि बच्चा फ्रेशर है, मतलब उसने नीट की प्रिपरेशन कभी नहीं की है, तो उसके लिए थोड़ा हार्ड होगा। यदि बच्चा रिपीटर है, उसने नीट की प्रिपरेशन पहले की है और उसको अभी शायद रिवीजन की ज़रूरत है, और या उससे ये है कि साथ साथ में कुछ क्वेश्चन सोल्व करके या एक बार रिवाइज करके नीट का पेपर दे के आऊँगा और मेरा हो जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको 0 से स्टडी स्टार्ट करनी नीट के लिए, तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एम्स नर्सिंग का शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक होता है। आपको क्लिनिकल पोस्टिंग भी जाना होता है, क्लासेस भी जाना होता है, तो उसमें आपको टाइम निकालना पड़ता है। और वो बच्चा जिसके लिए रिवीजन इम्पोर्टेंट है और ट्यूशन सोल्व करके वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, वो यहाँ पे नीट भी क्रैक कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा मैम नीट में यदि हमारा सिलेक्शन हो गया और हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो एम्स में सबमिट है, तो क्या हमें अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए हमें 1 लाख का बॉन्ड पे करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स एम्स में सबमिट हैं और आपको किसी कारण के लिए या किसी एग्ज़ाम देने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स 2 to 3 डेज़ के लिए या 1 वीक के लिए आप टाइम मेंशन करके और अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। उसमें फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होंगी, जैसे आपको अपनी एप्लीकेशन लिखकर प्रिंसिपल के साइन लेने होंगे, रजिस्ट्रार के साइन लेकर डीन ऑफिस में सबमिट करवाना होगा, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ टाइम के लिए मिल जाएंगे। जब आपका काम हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस वहीं पर जाकर सबमिट करवाने होंगे। तो ये आपकी प्रोसीजर होती है। अब बोलोगे कि मैम यदि हमारा नीट में सिलेक्शन हो गया, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स परमानेंट निकलवाने हैं। जो मैंने पहले बताया उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स टेम्परेरी निकलवाने थे। यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स परमानेंट निकलवाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको 5000 का बॉन्ड पे करना पड़ेगा। अब मैम ये 5000 का बॉन्ड पे क्यों करना पड़ेगा, क्या होता है ये, आपने एम्स की एक सीट लेफ़्ट की है, यदि वो सीट आप यूज़ नहीं करते तो किसी और के काम आती, तो आपने वो सीट वेस्ट की है, उसके लिए आपको 5000 पे करने होंगे। 1 लाख का बॉन्ड पे करना होता है ये बात नहीं है, आपको ओनली 5000 पे करना होगा, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, सीट कैंसिल हो जाएगी, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, और आप कॉलेज छोड़कर अपनी नीट की MBBS कॉलेज में कहीं भी जा सकते हो। अब आपको डाउट होगा कि मैम हमें काउंसलिंग करवा रहे हैं और हमारा काउंसलिंग में नहीं हुआ, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भी निकलवा लिए, तो हम क्या करेंगे। तो आपको उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स टेम्प्रेरी निकलवाने होंगे। टेम्प्रेरी निकलवा कर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया MBBS, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स परमानेंट निकलवा सकते हो, जिससे आपकी सीट भी नहीं जाएगी, और आपकी उस MBBS कॉलेज में सीट फिक्स होने के बाद आप यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा।
तो मैंने आपके डाउट क्लियर कर दी। काउंसलिंग रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड और मेडिकल रिलेटेड डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट की। तो हॉस्टल अलॉटमेंट कब होता है? मैंने आपको बताया कि आपका जब मेडिकल होगा उसी टाइम पर आपकी हॉस्टल फ़ी और एकेडमिक फ़ी दोनों सबमिट हो जाएंगी। तो उसके बाद में सिर्फ आपको हॉस्टल आना होता है अपना सामान लेकर। आप बिना सामान लिए भी आ सकते हो, और आप हॉस्टल आकर आपको अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती हैं। अब हॉस्टल आकर क्या फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होंगी? आपको कुछ फॉर्म फिल करने होंगे, आपको अपने गार्जियंस, लोकल गार्जियंस का नंबर फिल करना होगा, उसका एड्रेस फिल करना होगा। लोकल गार्जियन मीन्स दिल्ली एनसीआर में जो रिलेटेड आपके रहते हैं रिलेटिव, उनका आपको एड्रेस फिल करना होता है हॉस्टल फॉर्म में। तो आप वो पहले से लेके आ सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हमारा दिल्ली में कोई नहीं रहता है, तो आप अपनी फ्रेंड का एड्रेस भी डाल सकते हो कि ये मेरी लोकल गार्जियन है, ये इसका एड्रेस है। अपनी फ्रेंड का एड्रेस भी डाल सकते हो जो दिल्ली से है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने आए हैं, उसके 2 दिन बाद आप बता रहे हो कि मेडिकल होता है। 2 दिन बाद नहीं, 1 दिन बाद भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। तो तब तक हम कहाँ रहेंगे? उसके लिए आपको एम्स कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाता है। आपको अपने बल पर किसी होटल में रुकना होगा या रूम लेकर आप रह सकते हो। तो आप सोचोगे कि मैम हमें 2 दिन के लिए वहाँ पे रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यदि आपका मेडिकल की डेट अभी आई नहीं है, आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कितने टाइम बाद आपका मेडिकल होता है। यदि बहुत लंबे टाइम 10 दिन बाद, 5 दिन बाद होता है, तो आप अपने घर जा सकते हो। बहुत दूर के लोग हैं वो होटल में रह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट की। हॉस्टल अलॉटमेंट आपको अपने क्लासेस स्टार्ट होने से 5 to 6 डेज पहले ही मिलता है। उससे पहले आपका हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। अब हॉस्टल अलॉट कैसे होगा? जब आप हॉस्टल आओगे उसके बाद में आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको डेट प्रोवाइड होंगी कि जैसे हम आए थे उस टाइम पे हमें 25 और 26, 27 3 डेज़ की डेट अलॉट थी कि इन 3 डेज़ में आप आकर और हॉस्टल अलॉट कर सकते हो, अपना रूम अलॉट कर सकते हो। इसमें हमें आकर इस टाइम पीरियड में हमें आकर अपना हॉस्टल रूम अलॉट करना होता है। अब हॉस्टल रूम अलॉट कैसे होता है? अपनी चॉइस से होता है या फिर हॉस्टल वालों की चॉइस से होता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे हॉस्टल रूम अपनी चॉइस से नहीं मिलते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। फर्स्ट ईयर में जो हमें रूम मिलते हैं वो रूम होते हैं 2nd सीटर, 3rd सीटर और 4th सीटर। मैं बता दूं आपको, जो 2nd सीटर रूम है उसमें आपको 2 बेड मिलेंगे, 2 स्टडी टेबल, 2 चेयर मिलेंगी, 2 अलमीरा मिलेंगी आपकी। और जो डबल सीटर रूम है उसमें आपको बालकनी मिलती है और किचन और आपको वॉशरूम अटैच में मिलता है। तो ये 2 सीटर वालों के लिए फ़ायदा होता है, 2 सीटर रूम अच्छे होते हैं। जो 3 सीटर रूम मिलेगा आपको उसमें आपका सब सामान सेपरेट होगा, बट 3 सीटर रूम में आपको ना ही बालकनी मिलेगी, ना ही अटैच बाथरूम मिलेगा और ना ही किचन मिलेगा। ये 3 सीटर और 4 सीटर रूम के लिए नुकसान हो सकता है। या फिर आपको ये बोलूँ कि जो 2 सीटर रूम है उनको सफाई ज़्यादा करनी पड़ेगी और जो 3 और 4 सीटर रूम है उनको अपने रूम में सफाई कम करनी पड़ेगी, ओनली रूम की करनी पड़ेगी। 2 सीटर वालों को बालकनी भी साफ़ करनी पड़ेगी, किचन भी साफ़ करना पड़ेगा, वॉशरूम भी साफ़ करना पड़ेगा और रूम तो साफ़ करना ही करना है। तो दुआ करो आपको कौन सा रूम चाहिए, 3 सीटर चाहिए, 4 सीटर चाहिए। ये लक सिस्टम होता है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं 2nd ईयर में मैंने आपको बताया 2 सीटर रूम मिलते हैं और 3rd ईयर और 4th ईयर में आकर आपको सिंगल सीटर रूम अलॉट हो जाता है। वो भी अपनी चॉइस से नहीं होते हैं। हॉस्टल में चिट सिस्टम होता है, चिट सिस्टम से आपको रूम अलॉट होते हैं। अभी चिट सिस्टम क्या है? एक बॉक्स में आपके पास में बहुत सारे चिट रख देंगे जिसमें से आपको एक चिट उठानी पड़ेगी और उस चिट पर आपका रूम नंबर लिखा होगा और सीट नंबर लिखा होगा। जैसे 2 सीटर रूम है उसमें रूम नंबर, जैसे मेरा जो फर्स्ट ईयर में रूम था वो था N710 710। तो उसमें जो मेरा रूम था उसमें लिखा था N710 फर्स्ट, मतलब फर्स्ट सीटर, फर्स्ट जो सीट है वो मेरी है। और जो मेरी रूममेट था उसका लिखा हुआ था N710 सेकंड, मतलब जो सेकंड बेड है वो उसका है। तो फर्स्ट और सेकंड करके आपको रूम मिलते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पे की भी मिलती है। जो स्टडी टेबल आपकी उसमें लॉकर होते हैं तो उसकी की मिलती है, आपको अपनी अलमीरा की मिलती है, तो उसलिए आपको 1 और 2 का दिया होता है। तो 3rd सीटर रूम है, 4th सीटर रूम है, उसमें 3 बेड और 4 बेड होते हैं। उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है। फिर 2nd ईयर में आपको सबको 2 सीटर रूम मिलेगा, 3rd ईयर और 4th ईयर में आपको सिंगल सीटर रूम मिल जाता है, तो उसमें चेंज नहीं होता है।
आई मीन थर्ड ईयर में आपको एक रूम मिल जाएगा जिसमें आपको फोर्थ ईयर में भी रहना पड़ेगा, फिर आपको चेंज नहीं करना है। तो ये बात होगी हॉस्टल अलॉटमेंट की। अब आपको एक डाउट होगा कि मैम हम दूर से हैं, हम आसाम से हैं, उड़ीसा से हैं, या हम साउथ इंडिया से हैं, तो हमें आने में और जाने में बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, तो क्या हमें जब हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो हम उसमें रह सकते हैं? तो हाँ, आपको जब हॉस्टल अलॉट होगा तो आप अपना सामान अपने साथ ला सकते हो और उसमें ही रह सकते हो। आपको ऐसे नहीं है कि आप सामान आज आपको हॉस्टल अलॉट हो रहा है, उसके 4-5 दिन बाद आपको सामान लेकर आना है, आप उसी दिन भी ला सकते हो और सेटल हो सकते हो। क्योंकि हॉस्टल अलॉट के कुछ टाइम बाद, आई मीन 4 to 5 डेज़ बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप यहाँ पे सेटल हो सकते हो। ये मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए, काउंसलिंग रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल रिलेटेड, और आपका हॉस्टल से रिलेटेड जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। उसके बाद में यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बच्चों को डाउट होगा कि मैम जैसे हम हॉस्टल में आए हैं तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा, तो आप हॉस्टल के मेस से खाना खा सकते हो। उस दिन से आपका मंथ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपके काउंसलिंग स्टार्ट, फॉर एग्जांपल आपकी काउंसलिंग स्टार्ट 15 जुलाई से हो गई है और आपको हॉस्टल अलॉट हो गया है 8 अगस्त को, तो आप 8 अगस्त को हॉस्टल में आ सकते हो। तो आपका जो मेस है वो 8 अगस्त से आपसे चार्ज स्टार्ट हो जाएगा कि आपको 8 अगस्त से अपना पे करना है। तो आप 8 अगस्त से 8 जून तक आपका 1 मंथ हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 8 अगस्त से और 31 अगस्त तक पे कर सकते हो, उसके बाद में फिर आपका न्यू मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका यहाँ पे शेड्यूल। इससे एक्स्ट्रा आपकी यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि हॉस्टल में आने के लिए आपको क्या क्या सामान लाना है और हॉस्टल में